अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 1 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। FAR 1 हमारा सब्जेक्ट है ये। माशाल्लाह से आप हज़रात ख़वातीनो हज़रात जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं PRC से, तो वेलकम। MCQ से अब आप निकल आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो फेस करेंगे म्यूज़िक को। तो आज जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन तो है, मेरा नाम उमैर है और सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आज हम कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इस पे लगेगा कि हमें पता हो हमने क्या करना है और फिर क्यों करना है, ठीक है। किस चीज़ पे स्ट्रेस ज़्यादा देनी है, क्या क्या एरियाज़ हैं, और थोड़ी स्ट्रेटजी हमारी सामने आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम ऑफिशियली आज पढ़ाई भी शुरू कर देंगे, ठीक है। IS 16 आज हमने शुरू करना है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं यहाँ पे सवारियाँ पूरी करता रहूँ, ठीक है। हम आज से ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर सब्जेक्ट की तरह से इसको भी ICAP ने सिलेबस को 3 ग्रेड्स में बांटा हुआ है। ICAP की वेबसाइट से आप सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने ये वहीं से कॉपी पेस्ट किया है, बस जो उसकी डिटेल आगे जो है वो ज़रा मैंने ICAP की स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज यहाँ पर लिख दिया है। 3 ग्रेड्स में ये टॉपिक जो ये सिलेबस सारे का सारा FAR 1 का बटा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, ये हर क्लास में ही काटना पड़ रहा है, देखो ना ये गलत बात जो यहाँ पे लिखी हुई है। इतने थोड़े आवर्स में थोड़ा ही पढ़ा जाता है ये तो बस हमारे लिए है, तो हम जितने मर्ज़ी लगा लें, आपने इधर देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इसकी वेटेज है 35 से 45 नंबर की। क्या चीज़ें इसके अंदर हैं अभी देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको उर्फ़ आम में रेशियोज़ कहते हैं। परेशानी होना नामों से, अभी नाम आपको कहाँ से पता हो कि जी रेशो क्या होती है, ठीक है। IS 40 क्या बला है और IS 20 क्या बला है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, आपको आती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये 20 से 30 नंबर की वेटेज इस पोर्शन की है, और फिर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं 30 से 40 नंबर की, ठीक है। अब अगर बात करें इसको चैप्टर वाइज, ICAP की स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर्स और हमारी बुक के चैप्टर्स नंबर सेम हैं, इसलिए ये इस FAR 1 के अंदर आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने टॉपिक्स को इस सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। आप लोगों के किताब की तरतीब में नहीं है, और ना हमने किताब की तरतीब में करना होता है। हम किसी एक तरफ से चला करते हैं, अपनी रूटीन के हिसाब से चलेंगे। तो इस ग्रिड के 35 से 45 मार्क्स हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर करते हैं हम, वो है करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर कुछ पढ़ा हुआ है इंट्रो में, थोड़ा बहुत। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कभी सुना है? कोई बात नहीं, यहाँ पे हम तफसील से करेंगे, क्योंकि इसमें माफ़ी नहीं है। आपको मैं अभी एनालिसिस दिखाऊंगा पास पेपर पिछली 5 अटैम्प्ट्स का, तो आपको नज़र आएगा बहुत फ्रीक्वेंटली इसको पिछली 5 अटैम्प्ट्स में शायद एक बार छोड़ा है उसने, आई थिंक, वरना हर अटैम्प्ट में ये 7-8 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, पता है आपको, इंट्रो में पढ़ा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। FAR 1 में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, और नोट्स भी कुछ सिलेक्टेड हम यहाँ पे करेंगे। जैसे IS 16 आज शुरू करना है, इसका नोट बनाना सीखेंगे। फिर हमने IS 40 एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसका नोट बनाना सीखेंगे। EPS एक अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, उनके रेलेवेंट नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन तफसीली नोट्स जो हैं, फुल फ्लैज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स होते हैं, वो FAR 2 में जाकर बनाएंगे बहरहाल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो आपने इंट्रो में पढ़ा था, कंपोनेंट होता है। यहाँ पे हम उसको बनाना सीखेंगे। उसके बाद एक स्टैंडर्ड है, बड़ा ही खूबसूरत है, नहीं पढ़ेंगे छुट्टी करेंगे तो खौफ सूरत है, और अगर रोज़ आएंगे रोज़ का काम रोज़ करेंगे। मैं भूल गया ये पूछना, वो कौन कौन से बच्चे हैं जो ये डिसाइड करके आए कि इस दफ़ा रोज़ का काम रोज़ करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं छोड़। हाइब्रिड वालों से भी पूछ रहा हूँ, हाँ, ये सब बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक हफ्ते तक तो ये कैफियत रहती है ना, कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, इसी अटैम्प्ट में पास करेंगे। कौन कौन है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैंने कहा पूछ लूँ ना कौन कौन सी जनता किस किस्म की बैठी है इस वक्त। चले, तो IS 8 बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, सवाल लाजमी इसमें से भी आ रहा है। और अगर छुट्टी कर लेंगे
किसी भी वक्त में तो खौफ सूरत बन जाएगा ये, फिर काबू में नहीं आएगा। छुट्टी नहीं करनी है, वो मौत है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो IAS 8, फिर IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और अकाउंटिंग फॉर NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं। तो इस 5 चैप्टर के ग्रेड में से तकरीबन 40 नंबर का पर्चा आता है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टॉपिक्स थोड़े से हैं, नंबर ज़्यादा सारे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, नॉर्मली एंड पे जाके 2 दिन में पढ़ा दिया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें कुछ MCQs नॉर्मली आते हैं, लेकिन कभी कभार वो 1-2 बार उसने पिछली 5 अटैम्प्ट्स में 5 से 7 नंबर का सवाल भी दिया हुआ इसमें से। फिर अर्निंग पर शेयर एक स्टैंडर्ड है, और रेशोज़। ये सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 3, जिसमें से ये बहुत कम मार्क्स का आता है नॉर्मली MCQs वगैरह में। यानी यूँ कह लें कि ये 2 टॉपिक्स हैं इस ग्रिड में, और नंबर चेक करो 20 से 30, ठीक है जी। यानी ये भी काफ़ी हद तक मस्ट अपीयर ही टॉपिक्स होते हैं। ये पहली क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता कि वो छोड़नी है। उनका मतलब ये होता है कि उन पे थोड़ा टाइम हम अपने सिलेबस को कवर करते हुए ज़रा कम लगाते हैं, लेकिन जितना चाहिए होता है उतना उस पर भी लग रहा होता है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाता है, ताकि उनको उनके रिस्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद तीसरी ग्रेड है, इसके अंदर ये 5 का पंजा है, पंजा, ठीक है। इस पंजे के अंदर IAS 16, IAS 23, IAS 36, IAS 20 और IAS 40, ये 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे भी इकट्ठे, बल्कि इनफैक्ट हम आज IAS 16 स्टार्ट करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, वही फिक्स एसेट है जो आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा था ना, फिक्स एसेट। वो बस ज़रा थोड़े लेवल पे ऊपर बेसिक पढ़ा था। अब उससे जो इंटरनेशनल अकाउंट, IAS क्या होता है ये समझाऊंगा आपको जब नाम लिखूंगा इसका। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड इसके साथ डील करता है वो स्टैंडर्ड डिटेल से हमने यहाँ पे पढ़ना है। जो इंट्रो में आपने पढ़ा है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा पहले हफ्ते के अंदर, ताकि सब एक ही फुटिंग पे, एक ही फॉर्मेटिंग पे, एक ही जो है वो एक ही ग्राउंड के ऊपर, एक ही बुनियाद पे आ जाएं। उसके बाद फिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं यहीं से आपने सिंपल, मैंने आपको वही स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस वो सिखाने हैं, लेकिन आप लोगों ने गालिबन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नहीं पढ़ा हुआ, तो वो अब इसी हफ्ते के अंदर हो जाना है। तो मैं बुनियाद से तो उठाऊंगा, एक आध दिन स्ट्रेट लाइन वही वाला नज़र आ रहा होगा आपको जो पिछला इंट्रो में आपने पढ़ा था, वो पढ़ाना ज़रूरी है। इंट्रो में जो आपने पढ़ा है मेरा FAR 1 के अंदर अगर वो यूज़ होगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। बस मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों एसिड बढ़े तो डेबिट, हाँ एंट्री में वो बोल रहा होता हूँ कि एसिड बढ़ रहा है डेबिट करो, लेकिन ये आपको मैं करवाने बैठ जाऊँ कि जनरल एंट्रीज सिखाता हूँ, चलो आओ जी जनरल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट की नेचर क्या है, तो वो इंट्रो में आप सीख के हैं। थोड़ी सी माफ़ी बस वो मुझे देनी पड़ेगी आपको। बाकी जो टॉपिक्स वहाँ वाले इधर यूज़ हो गए। इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, आपने देखा यहाँ पे कहीं इन्वेंट्री नज़र आया IAS 2, वहाँ पढ़ आए हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा तो जितनी ज़रूरत है मैं उसको करवाऊँगा। पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम समझाऊँगा, FIFO को बताऊँगा आपको, NRV के लॉस की बात करूँगा, जनरल एंट्री जो सीखी थी यहाँ करवाऊँगा आपको। अगर ज़रूरत पड़ेगी एक्रूअल की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर 1 से 2 दिन तकरीबन उस पर लगाते हैं। तीसरा 2 से 2.5 लेक्चर्स लगते हैं, 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि उसकी हर टॉपिक के अंदर तो जो यूज़ होना होता है उसमें, तो जो भी आपका इंट्रो का कॉन्सेप्ट टॉपिक यूज़ होना होगा, जितना मुझे FAR 1 में रिक्वायर्ड है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपने पढ़ा हुआ है, आपकी मेहरबानी है, उसके अंदर ये होगा कि आपको थोड़ा सा आसानी महसूस होगी उसको समझने के लिए, पर मैंने वो पढ़ाना ही होता है। जितने भी टॉपिक्स आपके बैड एंड डाउटफुल डेट, करेक्शन ऑफ एरर में जाके यूज़ होना है। अब जाहिर है आपने वहाँ 5-6 दिन लगा के इंट्रो में पढ़ा होगा, वो डिटेल तो नहीं है, लेकिन आधा पौना घंटा लगा के एक दिन मैं वो रिवाइज ज़रूर करवाऊँगा। इस काबिल ज़रूर करूँगा कि जो मेरे लिए ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। तो जो बिल्कुल कोरा भी बैठा होगा, इतना उसको भी समझ आ जाएगा कि वो FAR 1 के अंदर उस काम को कर लेगा, क्योंकि फुल फ्लैश सवाल तो उसका बहरहाल आना नहीं है यहाँ पे। तो ये बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जनाब ग्रिड है, आपको फ़ोटोकॉपी के अंदर ये मिल गया, इसलिए कुछ नोट करने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं वहीं से कॉपी करके लाता हूँ, देखो ना कितना सेम है, सेम टू सेम है। ये देखें ना, ये मैंने इंट्रोडक्शन अभी करवाया FAR 2 का, ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या करने लगा हूँ मैं, कॉपी और पेस्ट करूँगा यहाँ पे जाके, पेस्ट। तो मतलब इन दोनों पर्चों की
नेटूरे, नेटूरे समझते हैं नेटूरे? हाँ, नेटूरे सेम है, ठीक है। दोनों ये अकाउंटिंग के पर्चे हैं, बल्कि ये कॉन्टीन्यूटी चली आ रही है इंट्रो से, वही अकाउंटिंग FAR 1 में यूज़ हो रही है। यहीं से आपने FAR 2 की तरफ जाना है और यहीं से आपने फिर फाइनल की अकाउंटिंग जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़नी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ ये सीढ़ियाँ हैं, ये आप चलते जा रहे हैं, ये मेन कोर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये फैला हुआ है पूरे CA के आपके अंदर, ठीक है। तो आपके पास पर्चे के अंदर 9 सवाल आएंगे, जिसमें से 2 सेक्शंस के अंदर बटे होंगे सवाल। सेक्शन A में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 6 सवाल, जिनमें से एक सवाल MCQs का होगा। आप लोग बोर ना हो, आपके इंट्रो वाले MCQs 10 नंबर के आएंगे, ताकि आप लोगों को वो याद सताए अगर इंट्रो की, तो वो 10 नंबर के MCQs आपके लिए, ठीक है। अकड़ बकड़ करके करते थे वहाँ पे, अकड़ बकड़, अच्छा। तो MCQs 10 नंबर के होंगे। इन 6 सवालों में एक सवाल वो होगा, बाकी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो मैक्सिमम 10 मार्क्स के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब वो MCQ नहीं होंगे, तो यहाँ पे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर्चा आपको लिख के करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद सेक्शन B के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। नॉर्मली 3 सवाल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और 20 नंबर तक जा सकता है सवाल इसमें, यानी एक 20 का आ जाए और बाकी जो है वो 15-15 के 2 आ जाएं, 20 नंबर का 22 का हो सकता है, दूसरे 13-14 के 2 आ जाएं, ठीक है। आई की भी कोशिश यही होती है कि सेक्शन A में तकरीबन 50 नंबर हो। तकरीबन का मतलब ये है कि 2-3 नंबर यहाँ से कम हो के इधर ज़्यादा हो जाएं, यहाँ से ज़्यादा हो के इधर कम हो जाए, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन कोशिश यही होती है कि ये हाफ सेक्शन A में पड़ा हो पर्चे के मार्क्स और हाफ सेक्शन B के अंदर पड़े हो, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग ही होती है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है तो छोटे सवाल जो हैं वो आपको नॉर्मली पास करने के ज़्यादा चांस देते हैं। यानी कि अगर आपके मिसाल के तौर पे इन 6 में से 3 अच्छे हो गए हैं सवाल और इन 3 में से 2 अच्छे हो गए हैं सवाल, तो आप काफ़ी हद तक पास हो जाते हैं। बाकी तो छोड़ना कुछ भी नहीं होता। कैसे इस पर्चे को करना है, क्या मसले मसाइल होते हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो तो साथ साथ करते भी चलेंगे, ओके। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अभी जब मैं आपको पास पेपर का ट्रेंड दिखाऊंगा, पास पेपर्स दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो कि कौन से टॉपिक्स में से वो सेक्शन A के शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं और कौन से टॉपिक्स के अंदर से लॉन्ग बना रहा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली बन नहीं सकता, वरना ICAP की मर्ज़ी है वो किसी टॉपिक से शॉर्ट बनाए या लॉन्ग बनाए, उसको कोई पाबंदी नहीं है। जैसे एक NPO का टॉपिक है, उससे बड़ा सवाल भी ICAP देता आया है, छोटा सवाल भी, रिसेंट टाइम में भी छोटा दिया हुआ सवाल। ऐसे ही कैश फ्लो, बहुत ज़बरदस्त बड़ा मज़े का टॉपिक, बच्चे बड़े खुश होकर कहते हैं कि जी ये आ जाए पास हो जाएंगे, हाँ जी। वो टॉपिक का सवाल जो है वो भी बड़ा सवाल भी आता है और छोटा सवाल भी आता रहता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। ये जितना आपने ये सिलेबस, ये जो आपकी किताब के या ICAP की किताब के भी टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इन 13 चैप्टर्स को ग्रेड वाइज ही मैंने पास पेपर्स के अंदर जो है वो दिखाया। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ लिख दिए हैं आपके लिए MCQs, ये अलग कर दी, ठीक है, ताकि वहाँ ज़्यादा रश ना पड़े। ये MCQ इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, इस अटैम्प्ट में IS-20 एक गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक है, उसमें से 3 MCQs आए थे, एक नंबर का था, एक 2 नंबर का था, एक ये इस तरह से इसलिए लिखे। मैंने कहा घर पढ़ें तो समझ तो आएगा ये क्या 1+2+1। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शायर इस शेर में ये बताना चाह रहा है कि इस अटैम्प्ट में इस टॉपिक के 3 MCQs आए थे, टोटल 4 नंबर के, ठीक है। तो शायर की बात समझ आ गई है। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो हर एक अटैम्प्ट में आप ये पिछली 5 अटैम्प्ट्स को मैंने उठाया है, इससे पीछे नहीं गया क्योंकि इससे पीछे सिलेबस डिफरेंट था। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर भी हुआ करता था, IFRS 15 FAR 2 में जो चला गया वो यहाँ पे हुआ करता था, और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर नहीं थे, जैसे IAS 8 नहीं था वो यहाँ पे आ गया है, EPS नहीं था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस अटैम्प्ट से पहले सिलेबस डिफरेंट था। तो अगर कोई बच्चा फुल फ्लेज पेपर, जैसे कुछ बच्चे एंड पे करते हैं ना, करना भी चाहें, तो ये 5 पर्चे ही हैं जो आपने फुल फ्लेज करने। इससे पिछला कोई पर्चा फुल फ्लेज उठाएंगे तो फिर अब ये मुझे बददुआएं देंगे, सर ने तो पढ़ाई ही को नहीं, पता नहीं ये कहाँ से पर्चा आया हुआ है। वो सिलेबस चेंज हो गया था, डिफरेंट सिलेबस था। तो अब आपने अगर करने हो एंड पे जाके पास पेपर्स भी, तो ये 5 अटैम्प्ट्स हैं, इससे पीछे आपने नहीं जाना। ये 5 अटैम्प्ट्स का सिलेबस वो है जो हमारा चल रहा है। बाकी सिलेबस वो ये नहीं, वो कुछ चीज़ें FAR 2 से इधर आ गई, कुछ चीज़ें उधर चली गई, कुछ निकल गई, ये चलता रहता है रूटीन के अंदर हर 2.5-3 साल के बाद, ठीक है। तो ये उस फेज़ के चेंज वाले फेज़ से जो है वो निकल कर पर्चा यहाँ पे आया था। तो ये आपके सामने MCQs हैं। और तलब बात ये है कि हर अटैम्प्ट में 10 नंबर के MCQs आते हैं
वो किसी भी टॉपिक में से आ सकते हैं। ज़्यादा रेगुलरली नज़र आ रहे हैं आपको, अगर आप देखना चाहें तो आपको IAS 20 में से नज़र आते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद 36 इम्पेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड है, उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप गौर करें तो ये जिन अटैम्प्ट्स के अंदर इन टॉपिक्स में से ज़्यादा आए हुए हैं ना, इन अटैम्प्ट इनके बड़े सवाल कम देकर इस तरह से इसने मैनेज किया था। बहरहाल ये कोई इतनी मीनिंगफुल बात नहीं है। MCQ कोई अलग से कोई साइंस नहीं होती। जब हम टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो हमारे MCQs तैयार होते हैं। आप लोगों को इंट्रो में MCQs वाला पर्चा करवाते हुए भी सवाल पूरे करवाए जाते होंगे पहले सिखाने के लिए, क्योंकि टॉपिक समझ आएगा तो MCQ फिर आप समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद MCQs भी मैं सारे करवाता ही होता हूँ, कुछ आपसे करवा के बाकी खुद ही करवाता हूँ, लेकिन वो तफसील से करते चलेंगे हम इंशाल्लाह, उससे मसला नहीं है। असल तो मैं आपको ये पैटर्न अब दिखाना चाह रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, MCQs के अलावा वाले, यानी कि ये आपके लिए नई चीज़ है। अगर आप ग्रेड 1 की बात करें तो मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया था करेक्शन ऑफ एरर, हाँ, एक अटैम्प्ट मिस हुई है। अब इसमें तकरीबन कोई 10 एक दिन मैं लगा देता होता हूँ, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, 12 भी लग जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बच्चों को पता नहीं क्यों परेशान करता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर भी इसकी अपनी कोई ख़ास चीज़ तो होती नहीं है। इसके अपने 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, सस्पेंस अकाउंट वगैरह का हो गया, टाइप्स ऑफ एरर कुछ हैं, वरना इसके अंदर IAS 16 की एक एडजस्टमेंट पड़ी होगी, एक एक्रूअल की पड़ी होगी, एक बैड एंड डाउटफुल डेट की पड़ी होगी। इस तरह से 3-4 टॉपिक्स की एडजस्टमेंट्स पड़ी होंगी, गलतियाँ होंगी, सही करनी होगी, तो बच्चे परेशान होते हैं उसमें। हालांकि परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह नहीं होंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि अब आपको पता है कि इसमें से 8 नंबर का सवाल तो पक्का ही दे रहा है वो, ठीक है। एक अटैम्प्ट मिस हो सकता है, आप वाली फिर मिस हो जाए, क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आपने ये ट्रेंड ये काफ़ी होता है कि पिछली 5 अटैम्प्ट्स के अंदर 4 में उसने इसका सवाल दिया है, और जिस एक अटैम्प्ट में उसने नहीं दिया, अब पता नहीं उसके अंदर कोई और पेपर के अंदर सवाल कोई डिफरेंट दे गया होगा, जिस वजह से उसको काम वो नहीं चला सका होगा इधर से, वरना हर दफ़ा वो पूछता आ रहा है इसका। और इसके अंदर 2-3 तरह के सवाल हैं, 2-3 टाइप के टेस्टिंग करता है वो, 3 तरह की, हाँ, जिसमें से 2 तरह की टेस्टिंग हो चुकी है, तीसरी अभी भी बाकी है। तो तीसरी बाकी है, क्या पता वो इस आपके इंतज़ार में हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हर टॉपिक के अंदर किस किस तरह से मैक्सिमम टेस्टिंग की टाइप्स हैं उसकी, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूं। वो अलग से कोई उसकी क्लास नहीं होती, वो साथ साथ ही हर टॉपिक के अंदर पता होता है हमें कि जी इस टॉपिक में से इस तरह के सवाल है। जैसे करेक्शन ऑफ एरर है, इसके अंदर में आपको वो कहेगा रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दो, सही करना है, या वो यूं भी कह सकता है कि प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बता दो, रेक्टिफाइंग एंट्री का क्या होगा, या वो आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहे बनाकर दे दे और कहे इसको सही वाली को बना दो गलतियां सही करने के बाद। ये 3 तरह के सवाल हैं। अब इसमें डिस्क्रिप्शन के कोई थ्योरेटिकल टाइप सवाल नहीं है, किसी और टॉपिक में वो भी आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो हर टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम भी देखते जाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 13 चैप्टर हैं, 13, इन 13 चैप्टर्स में से जो छोड़ दिया ना वो पर्चे में लाजमी आता है, ये पक्की बात है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आज, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये अलग से सीखना है, सिर्फ 3 दिन इस पे लगाने हैं, 3 शायद लगे, 2 दिन में हो जाता है, तीसरे दिन फाइनल हो जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद IAS 8 इसके फौरन बाद में शुरू करवाता हूँ, और IAS 8 के अंदर जो ज़्यादातर सवाल हैं उसमें चेंज इन इक्विटी भी है, यानी ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हमेशा इकट्ठे होकर आते हैं। यानी कि इस अटैम्प्ट से पीछे पीछे इसका सवाल अलग से आ जाता था, क्योंकि उस वक्त IAS 8 नहीं था। जब से IAS 8 आया है, आप गौर फरमाएं, ये सवाल मिक्स होके आ रहा है। इस अटैम्प्ट में मिस किया था इसने इस टॉपिक को, इन दोनों को ही, ठीक है। वरना आप देखें ये दोनों टॉपिक से 9 नंबर का, 15 नंबर का सवाल भी आया, 9 नंबर का, 20 नंबर का ये रिसेंट अटैम्प्ट में सवाल आया पड़ा इसमें से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा करें, एक आधी अटैम्प्ट मिस हो जाना कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं कर देता, ठीक है। उसके बाद IAS 7 कैश फ्लो का सवाल है, 8 नंबर का भी आया शॉर्ट क्वेश्चंस में, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया। ये आपके अटैम्प्ट जो आ रही है उससे पीछे ये मिस हो गया है। तो जब ये इस तरह का बड़ा टॉपिक, मेन टॉपिक मिस हो जाए तो फिर ये हॉट फेवरेट बन चुका होता है, और जो ज़्यादा अरसे से ना आ रहा हो वो सुपर हॉट बना होता है, ठीक है ना, कि वो तो ICAP भी देख रहा है, बच्चा कहेगा ऐ नहीं आंदा, इसी को दें, वहीं से बजाता है, ठीक है ना। तो आपने छोड़ना कुछ नहीं बेटा। मैं टाइम मिला तो इस वीकेंड पे मैं कुछ देख लूँगा, कुछ सिलेक्टिव आपके लिए, या पहले भी टाइम मिल गया किसी वक्त में तो मैं आपको कमेंट्स 2-1 दिखा दूंगा ICAP के, वरना आप खुद वेबसाइट पे जाएं, आप पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स के कमेंट्स उठाकर देख लें। जो जनरल कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन वाइज जनरल कमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ICAP ने यही लिखा हुआ ICAP की तरफ से नज़र आएगा कि बच्चा सिलेक्टिव स्टडी कर रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स का, कुछ क्वेश्चंस को पता ही नहीं कि क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, वो फेल हो रहे हैं, इस वजह से ये बच्चे फेल हो रहे हैं,
तो सिलेक्टिव स्टडी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते आप। जो छोड़ के गए उसका अपना सवाल नहीं है, दूसरे सवाल में ऐसे मिक्स हो जाएगा कि अगर वो नहीं आता तो आपका दूसरा सवाल भी नहीं होगा, तो आप तो मारेंगे ना, ठीक है। तो छोड़ के जाओगे कुछ? हाँ भाई, क्लास पढ़नी नहीं आई, आधी क्लास तो आई नहीं हुई है, 150 बच्चा इनरोल्ड है इस क्लास के अंदर, और देख लें आप सूरत हाल। यानी उन्होंने कहा कोई नहीं, आज पहला दिन है, नींद आई हुई है, सहरी के बाद सोए हुए हैं, रोज़ा लग रहा है, अब यहाँ इतने चिल किए हुए हैं एसी के, मैं कह भी नहीं रहा आहिस्ता करो, मुझे पता है कि प्यास लग जानी है मुझे भी या आपको भी, तो आओ इधर आके सोना ही है, इधर आके सो जाओ, क्योंकि मुझे पता है आ जाओगे तो सोने में देना कोई नहीं तो आप लोगों ने आते रहना है प्लीज़। अच्छा, आइस 7 कैश फ्लो मेन एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। पहले 3 दिन तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, समझ नहीं आ रही थी, हो की रहा साढ़े नाल। चौथे दिन समझ आती है तो कहते हैं यार टॉपिक हो तो कैश फ्लो है जी। उसके बाद एनपीओ एक अटैम्प्ट बीच में से मिस भी किया उसने, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया इस दफ़ा, फिर इसने एक शॉर्ट क्वेश्चन ही इसका दिया है। तो ये पूरी ग्रिड से आपको 35 से 45 नंबर उसने एलोकेट किए हुए थे। अगर आप गौर फरमाएं तो इसकी लोअर साइड के ऊपर ही फिर रहा है वो, इस ग्रिड में अपनी लोअर साइड पे रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस बात को राइट ऑफ नहीं कर सकते कि ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। देखो ये आए हुए हैं दोनों इकट्ठे, दोनों मेन टॉपिक्स हैं इस ग्रिड के, दोनों इकट्ठे भी आए हुए हैं। इसमें अभी भी गुंजाइश है इसके पास, ये इसको 40-45 तक लेके जा सकता है, दोनों सवाल बड़े भी दे सकता है। बस आपने अपनी तरफ से अपना दिमाग नहीं लगाना इस मामले में, वो उस्ताद पे छोड़ना है कि किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किस पे कम देना है। छोड़ना तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो पक्का वही आना है जो आपने छोड़ना है। ये तो मेरी बद्दुआ समझे, तो दुआ में बदल देना उसको, कुछ ना छोड़े, ठीक है। जिसको कम स्ट्रेस देना है वो उस्ताद खुद ही कम दे लेता है स्ट्रेस। जितना पढ़ा दिया क्लास में वो इतना इनफ होता है, कम इंपॉर्टेंट के ऊपर भी, कि अगर पर्चे में आएगा तो आप उसमें से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ग्रिड बी में जाते हैं। तो ग्रिड बी के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, 7 नंबर का इसमें से सवाल एक बार आ गया, 4 नंबर का एक बार आ गया, और नॉर्मली इसमें से वो MCQs पूछता रहता है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क के अंदर MCQs किसी अटैम्प्ट के अंदर 3 भी उसने पूछ लिए, एक का दुक्का MCQ आ जाता है। ये छोटा सा एक टॉपिक है, बताया ना आपको, आखिरी क्लास में वैसे एक क्लास का है, लेकिन मैं वो 1.5-2 क्लास लगा देता हूँ उसके ऊपर भी ज़रा, या क्लास लेंथी कर दी जाती है। छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से आप EPS की तरफ देखें, कैसी नज़र करम है ICAP की EPS के ऊपर, कि हर अटैम्प्ट के अंदर इसका सवाल आया है। 2 अटैम्प्ट्स में तो काफ़ी गुस्सा भी दिखाया ICAP, ठीक है। 17 नंबर का, 15 नंबर का, फिर 8 का, 10 का, 10 का रेगुलरली आ रहा है, ठीक है। और रेशोज़ के सवाल के अंदर उसने एक अटैम्प्ट मिस की भी है, लेकिन स्टिल आप देखें, क्योंकि देखें ना इस ग्रिड के अंदर है ही क्या, और नंबर देखो 20 से 30 नंबर है, तो मिनिमम साइड पे भी रह रहा है ये, अगर दरमियान में जा भी रहा है, मतलब 20-25 तक जा रहा है, तो ये दोनों सवाल मेन है। फ्रेमवर्क में से तो बड़ा सवाल बन नहीं सकता। अब कोई बच्चा यहाँ से रेशो छोड़ के चला जाए, ये जो अटैम्प्ट पिछली गुजरी है ना, इससे पिछली अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट मेरा जो है अच्छा स्टूडेंट था, तो पिछली अटैम्प्ट के अंदर क्लास में फिर बैठा, मैंने कहा भाई किधर, कहता है सर वो कैश फ्लो ना मैं छोड़ के चला गया था, वो सवाल परिचय में आ गया था। ये इस अटैम्प्ट की बात कर रहा था वो। क्यों छोड़ के गए थे भाई? सर वो मैंने कहा था इधर आया था, इधर नहीं आया, इधर आ गया, अब इधर नहीं आएगा। मतलब अजीब सी बात है ना, ठीक है। तो आपने ऐसे कोई काम नहीं करना, वरना अगली बार बैठना पड़ जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, आज का मकसद ही क्या है, आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा दिलाना कि इतनी सी ग्रेड है, अब ये 3 चीजें हैं बस इसके अंदर, तो कोई कैसे इसमें से कुछ छोड़ सकता है, ये रिस्क कैसे ले सकता है, ठीक है। और ये जो पंजा है, पंजा, इस पंजे के अंदर ये जो है ना, ये बड़ा ही अजीब, ये मैं बच्चों को मिसाल दिया करता हूँ, मैंने पिछली 2 क्लासों में इसका मिसाल कोट भी की कि ये आलू है, आलू जो हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है। IS 16 जो है ना, इसका अपना सवाल तो होता ही है तकरीबन 18 नंबर का, इस दफ़ा नहीं आया वैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितने अटैम्प्ट्स हैं पूरा 18 नंबर का सवाल इसमें होता ही है। तो उत्ते देख लो, बाद में विखा देना, वहाँ कन्फर्म कर रहे हैं इस दफ़ा आया या नहीं आया। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये नॉर्मली इसके साथ मिक्स होकर आता है, ये भी इसमें मिक्स होता है, ये भी इसमें मिक्स होता है, ये भी इसमें मिक्स होता है। यहाँ पे तो होता ही होता है अपनी ग्रेड वालों के साथ, इधर भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, चलो यहाँ माफ़ी मिल जाती है, इधर इसकी एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पे ये यूज़ होता 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 है, कहाँ कहाँ इससे बचोगे। तो इसके ऊपर हम तकरीबन 22-23 दिन लगा देते हैं IS 16 में। लेकिन और शुरू में आपको क्या लग रहा होता है, यार 18-20 नंबर का सवाल आना है। भाई 18-20 का नहीं आना, अगर हर सवाल की एडजस्टमेंट निकालें ना तो तकरीबन 30 नंबर का सवाल सिर्फ IS 16 में से आया होता है मिला जुला कर।
और इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर ये मजबूत है तो आपका सारा FR1 सुकून में गुजरता है, आप सिर्फ वो नया टॉपिक सीख रहे होते हैं। अगर यहाँ पे आपने डंडी मारी होती है, कमजोरी दिखाई होती है, या किसी आसपास वाले सुन के ये कहा होता है यार आइए 16 क्या इतना इंपॉर्टेंट है, आप इतना, वो मारा जाता है, फिर सारा सिलेबस वो होता ही रहता है सारे सिलेबस के दौरान। सोना नहीं है बस, ठीक है। हाँ मुझे पता है रोज़ों में ठंडी हवा लग रही हो, नींद तो आती है। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं, नहीं सोने से पहले, हाँ IS-16 की बात कर रहा था। तो IS-16 के ऊपर अब 20-22 दिन लगेंगे और फिर भी बंदे प्यास बाकी होगी कि यार अभी और भी हो, और आपको शायद बोरियत हो जाए, लेकिन जब जैसे जैसे आप सिलेबस के अंदर चलेंगे आगे आप देखेंगे कि इसके बगैर तो चारे कार ही नहीं था। IS-16 नहीं था तो ये तो पूरा पंजाब ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब मैंने IS-16 ख़त्म करना है उससे अगला टॉपिक लेट से मैं IS-36 करवाता हूँ। तो IS-36 पूरा जब हो जाएगा तो फिर IS-16 के सवाल ऐसा करेंगे जिसमें IS-36 मिक्स होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे IS-23। IS-23 इंडिपेंडेंटली 8-9 लेक्चर्स लगा के जब हम कर लेंगे, फिर 1-2 ऐसे सवाल करेंगे जिसमें IS-23 इसके साथ भी मिक्स है, ये फिर आ गया। फिर उसके बाद IS-20 पे जाएंगे, 4-5 दिन लगा के IS-20 अलग से तैयार करेंगे, फिर एक सवाल ऐसा उठाएंगे जिसके अंदर ये भी मिक्स होगा, ये भी मिक्स होगा, ये भी मिक्स होगा, कहाँ जाएंगे फिर। तो देख लेते हैं ज़रा वैसे आप इसको भी, ठीक है। IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये 7-8 नंबर का सवाल आ रहा था, इस अटैम्प्ट के अंदर उसने इसको थोड़ा सा मिस किया है, ठीक है। हमने इसको मिस किया है। वैसे तो MCQs भी कोई नहीं आए ख़ास, कोई कितने हैं, 2 नंबर के MCQ आया हुआ है, शायद कोई एडजस्टमेंट पड़ी हो, अब मेरे जहन में नहीं आ रही, ठीक है। IS-23 8 नंबर का सवाल आया था, 2 अटैम्प्ट उसने इसको, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं दिया था इसने, कहीं MCQs दिए हो तो। इस अटैम्प्ट के अंदर एक सवाल जो आया था IS-16 का नोट था, जिसके अंदर IS-23 भी मिक्स था और IS-40 भी, आई थिंक एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे। बहरहाल इसी तरह से अगर आप आगे देखें तो ये IS-16 IS-40 के साथ मिक्स होकर 17 नंबर का सवाल आना ज़रूर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये 13 नंबर का IS-40 का आ गया और ये 8 नंबर का अलग से छोटा सा सवाल गिवन है, ठीक है। नोट इसने इस दफ़ा नहीं मांगा, तो इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं इसका। IS-36 जो है ये अलग से सवाल 2 दफ़ा आया है, उसके अलावा ये हर जगह पे ये भी मौजूद होता है, ये भी एडजस्टमेंट ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे फाइनल अकाउंट्स आप करते थे, एक्रूवल की एडजस्टमेंट हर जगह पड़ी होती थी, ये कहीं पे भी आ सकती हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जी थोड़ा सा इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो ग्रिड को तकरीबन फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास मौजूद है। तो आपने अब ये देखा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ के ये कह सकें कि चलो जी कोई बात नहीं है, हम रिस्क ले लेते हैं, बड़े तरतीब से चलता है वो। जो चीज़ आप पिछले 5 साल को उठाकर देखें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको कि जो उसने टेस्ट ना की हुई हो। तो आप ये कह के किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आप IS-36 को छोड़ने लगेंगे तो इस दफ़ा हो सकता है वो भी कहे यार 2 हो गई हैं अटैम्प्ट, सवाल नहीं आया, चलो इस दफ़ा इसको डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जब पढ़ाया सारा जाए तो पढ़ना भी आपने सारा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपको चैलेंजेस हैं जैसे हर टॉपिक के अंदर होते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही हैं, हर पेपर के चैलेंजेस सेम ही हैं, क्योंकि कैफ के तकरीबन सारे जो न्यूमेरिकल पेपर्स हैं उनके चैलेंजेस मोर और लेस सेम हैं, ठीक है। जैसे कि इसका पेपर बहुत लेंथी होगा, इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, ठीक है, इसका सिलेबस लेंथी है। स्पेलिंग यही होते हैं, बताते रहना मुझे, मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद थोड़ा ही, ठीक है। लेंथी सिलेबस को टैकल करने का तरीका यही है कि हम छुट्टी ना करें, कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने आइडेंटिफाई किया जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कोर एरियाज़ हैं, टेक्निकल एरियाज़ हैं, उन पे ज़्यादा टाइम दें। लास्ट टाइम में मेरी यही कोशिश रही थी, 2 वॉल्यूम्स में आपकी किताब बटी होती है, जिसके अंदर पहले वॉल्यूम में ये 5 IS-16, 36 वगैरह ये 5 और छठा चेंज इन इक्विटी होता है, और अगला दूसरा वॉल्यूम उसमें बाकी सारा सिलेबस होता है। तो कोशिश यही लास्ट टाइम भी की थी कि वॉल्यूम 1 में जितना टाइम लगे वॉल्यूम 2 पे उससे कुछ ज़्यादा ही लग जाए, क्योंकि एंड पे आते आते बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कैजुअल हो रहा होता है, मार्क्स भी उसमें से काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करेंगे कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे हम फोकस करें, उस पर ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है, और इस लेंथ को कवर करना है। इसमें ये नहीं मैं कह सकता कि लेंथी सिलेबस है तो हम अपना चॉइस पे कुछ छोड़ देंगे, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो इसको दिल जमी के साथ पढ़ें, रोज़ आएँ,
कभी कभार छोटी मोटी एक्स्ट्रा क्लास वो हम साथ साथ ही करते रहेंगे ताकि एंड पे कुछ ना हो। उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर क्या होगा, जैसे टेस्ट क्लास के अंदर हुआ उसकी डिस्कशन है तो मैं नॉर्मल क्लास में नहीं करूँगा, बल्कि उसको मैं ए वीक में एक क्लास ऐसे रख लिया करेंगे, वो मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा उसमें। लेकिन सजेस्ट यही करूँगा कि बच्चे फिजिकली लें उसको, उसमें टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक ख़त्म हो गया, MCQs रहते हैं, नॉर्मल क्लास में 2-4 कर लिए, बाकी आपने कर लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में बैठ के उसको जो है वो हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, अब लास्ट टाइम भी सेशन में हमने शायद, मेरा नहीं ख्याल कोई संडे ऑन किया हो, शायद लास्ट संडे ऑन हुआ हो, उसके बाद वैसे ही सिलेबस ख़त्म हो गया हो। तो कोशिश यही करेंगे कि संडे ऑन ना हो और एंड पे जाके मतलब थोक में ना क्लासें एक्स्ट्रा हो रही हों, उससे फिर बहुत बैलेंस आउट होता है। बाकी पेपर भी चल रहे होते हैं, हर किसी ने वो उठाया होता है, हाँ जी, उस्ताद ने, तो वो उससे बेहतर ये है कि हम अपनी पेस स्टार्ट से ही अच्छी रखें ताकि एंड तक भी अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो रही हो तो वही 1 या 2 एडिशनल एक्स्ट्रा क्लासेस वो भी थोड़ी थोड़ी होंगी। आपकी क्लास तो वैसे भी आइडियल है कि इसमें ज़ोहर की ब्रेक करें, 15-20 मिनट के बाद आके आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग करें और घर चले जाएं जब कभी करना हो। तो ये स्टार्ट से इसीलिए साथ साथ लेकर चलेंगे, एंड पर बोझ ना हो, और एंड पे भी हमारी क्लासेस इसी पेस पे चल रही हों जिस पेस पे इस पहले महीने में चल रही होंगी। उससे आपका ज़रा बैलेंस रहेगा, बाकी पेपर्स भी इफेक्ट नहीं होंगे और ये भी इफेक्टिवली होता चला जाएगा। ठीक है, तो लेंथी सिलेबस है, ज़रूर लेंथी पेपर है। ठीक है, लेंथी पेपर जो है, मुझे बता दो स्पेलिंग यही होते हैं इसके, क्या एक और एच भी होना है इधर? नहीं यार, फर्स्ट एच नहीं आएगा। नहीं, गलत यकीन भी नहीं रखना। मैं तो भैया खुद गलती करूँ अगले दिन आके मैं मान लेता हूँ, ये भाई इंसान हूँ, बतकाज़ा है बशरियत, गलती हो गई है, गलती मान लेनी चाहिए। हैं जी, लेंथी होता है जी पेपर इसका। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी प्रैक्टिस को टाइम बाउंड कर देना है। ठीक है जी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। जब कभी टेस्ट देना है या होमवर्क करना है, आपने ऐसे नहीं करना कि आपने टेक लगाई, तकिए के साथ चाय का कप साथ रखा हुआ है एक तरफ, और ऐसे करके ना ऐसे नींद दराज होकर हैं, टांगों के ऊपर किताबें पड़ी हैं, एक तरफ मोबाइल पड़ा है, एक तरफ चाय का कप पड़ा है, दरमियान में किताब भी पड़ी है। अब चाय की चुस्की भी लेनी है, सवाल हो रहा है जी होमवर्क का, और मोबाइल भी देखना है, मैसेज आया तो जवाब भी दे लेना है, और सवाल भी हो रहा है, तो फिर पर्चे के अंदर भी आपको इतना टाइम चाहिए होगा क्योंकि आपके दिमाग ने तेज़ काम करना सीखा ही नहीं। तो PRC से आप लोग आए हैं, आपने ये जहन में रखना है कि अगर आपके पास 10 मार्क्स का पर्चा है, सवाल है, तो आपने उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 180 मिनट पूरे पर्चे को करने के लिए होते हैं और 100 नंबर होते हैं। इसका मतलब हर नंबर के लिए हमारे पास अवेलेबल है 1.8 मिनट। ये आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई आप बाहर निकल के मजाक उड़ा रहे हो मेरा, हाँ एक नंबर तो 1 मिनट 10 रेसन, ओ भाईजान इसके बगैर काम नहीं होना। ठीक है, हाँ, सब ध्यान से इस बात को सुन लें। और ये काम पेपर में बैठ के भी नहीं होना, ये काम आपको आज से अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास के सवालों की माफ़ी है जी, क्लास के सवालों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि क्लास के सवालों के अंदर चीज़ों को समझाया जा रहा होता है। तो ये हो सकता है एक 10-12 नंबर का सवाल हो और हमारा 1.5 घंटा उसी पे लग जाए, लगेगा, क्योंकि एक चीज़ समझाई जा रही होती है। लेकिन आपने जब घर जाके उसी सवाल को दोबारा करना है या होमवर्क का सवाल करना है, तो आई वुड सजेस्ट पहले 2-3 दिन ज़रा मसला भी आएगा। जैसे कैश फ्लो का सवाल टॉपिक शुरू हुआ तो पहले 2-3 दिन तो टॉपिक की समझ नहीं आ रही होती, फॉर्मेट समझना, तरतीब बनना 2-3 दिन लगते हैं, कोई मसला नहीं। अगर 25 मिनट में सवाल होना चाहिए था, आपसे 45 मिनट में हो रहा है, तो हिम्मत नहीं हारनी, टाइम नोट करना है। 45 मिनट नोट करोगे तो अगली बार 40 पे लाओगे ना, नोट ही नहीं करोगे तो। और जब आप देखोगे कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 3-4-5 दिन जब उस टॉपिक को गुजरेंगे, वो टॉपिक ज़रा सीधा हाथ होगा उसमें, तो वो आपका अगर 25 मिनट एलोकेटेड टाइम है तो 30-35 मिनट में होने लग जाएगा। काफ़ी है, ये भी काफ़ी है। फिर हर हफ्ते में एक टेस्ट हुआ करेगा, उसमें भी आपने यही एप्लीकेशन करनी है, जैसे पर्चा ICAP का होता है वैसे। फिर आखिरी महीने जब घर पे बैठ के तैयारी करनी है, यानी आपने एक आदत बना लेनी है कि आपने जब भी कभी सवाल करना है, मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करके करना है, वरना नहीं करो, फ़ायदा नहीं है। वरना अगर आप लोगों को, जितने भी आपके कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने कोई चोट खाई हो यहाँ पर, तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो उनका एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि जी पेपर लेंथी था, आता तो सब, यानी अगर 4 घंटे दे देना तो सारे पास हो जाए, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर वो पर्चा नहीं हो सक रहा होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपने अपने दिमाग को आदत नहीं डाली इस टाइम प्रेशर की। तो ये डे 1 से डालनी है ताकि पर्चे में ये आपके लिए कोई नई चीज़ हो ही ना, ये नॉर्मल हो। ठीक है, सही है। तो इस काम को हमने
लेंथ ऑफ पेपर को हमने इस तरह से जो है वो कर लेना है कवर, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, बाकी इसके अंदर हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है वो, वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर है भी ऐसा ही, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम मज़ीद कोशिश ये करेंगे कि मैं तो बच्चों से CMA के अंदर अर्ज़ कर रहा था कि CMA में नॉर्मली कहा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर भी हम सेम स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चले गए हैं। तो ये तो फिर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें हमारी कोशिश यही होगी, ये मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी क्लास का बच्चा कभी मुझे ये कहता हुआ ना सुनाई दे कि सर कैश फ्लो का सवाल समझ नहीं आती, शुरू कहाँ से करना है। मैं मिसाल के तौर पे एक टॉपिक का नाम लिया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसको मैं कैसे कवर करूँगा, हम ऐसे कवर करेंगे उसको कि हम जिस तरह से पहला सवाल कैश फ्लो का करेंगे अपनी क्लास में, जब आखिरी सवाल कर रहे होंगे उस कैश फ्लो का या उस टॉपिक का, तो वो उसी फॉर्मेट पे, उसी तरतीब पे हो रहा होगा। जैसे पहले सवाल को शुरू किया था जिस चीज़ को पहले लिखकर, यानी फॉर्मेट बनाना है जो, उसी तरतीब पे आखिरी सवाल भी कर रहे होंगे। तो आपको पर्चे के अंदर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कैश फ्लो का सवाल आया तो शुरू कहाँ से करें। आपको पता होगा कि हमेशा हमने हर सवाल कैश फ्लो का ऐसे ही शुरू किया है, तो हम इसको इस तरह से टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी बुक आपको मिल जाएगी, वॉल्यूम 1 पता कर दें जी, अवेलेबल हो गया तो आज ही लेकर जाएं। वैसे मैंने आपको जो हैंड आउट दिया है उसके अंदर क्वेश्चन इतने की हैं कि शायद आज तो पूरे ना हो, लेकिन कल तो हो ही जाएंगे। बुक बहरहाल आपके पास होनी चाहिए। साथ के साथ हम थेरी जो है वो, इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि साथ के साथ हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ मैं वहाँ से टिक करवा दिया करूँगा कि ये पढ़ लें आप, ठीक है। बाकी थेरी थ्योरेटिकली ये पूछ सकता है, कुछ सवालों को ही 10, 12, 15 नंबर तक थेरी पूछ सकता है, लेकिन उस थेरी के अंदर ये कहेगा कि एसिड की डेफिनेशन बताओ, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताओ, ये ज़रा मुश्किल बात है, ऐसा काम नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो एक सिचुएशन दे देगा कि एक कंपनी है, उसने एक एसिड ख़रीदा और गवर्नमेंट की ग्रांट भी रिसीव हुई है, और कंपनी ने वो शर्तें पूरी नहीं की जो गवर्नमेंट ने लगाई थी, तो गवर्नमेंट ने वापस ले ली ग्रांट। बताओ क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बताओ, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। तो वहाँ पे आपको थोड़ी थेरी, इस तरह की थेरी होगी, लेकिन उसके पीछे भी ज़ाहिर है आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो थेरी होगी आपके सामने, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जिस टॉपिक के अंदर थ्योरेटिकली भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बुक का जो आप वो वॉल्यूम 1 आप जाके आज ले लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं उनके ग्रुप्स में मैं मैसेज करवाऊँगा जब वो पब्लिशर कहेंगे कि जी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि पुराने वाली के अंदर वैसे किसी के पास पुरानी बुक है तो उसके साथ वाले बच्चे के पास नहीं है तो काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मेरा कमीशन है कोई उस पर, ठीक है। लेकिन नई किताब के अंदर ये है कि कुछ गलतियाँ जो पिछली दफ़ा रह गई होती हैं वो सही की जाती हैं, और रीसेंट अटैम्प्ट डाल दी जाती है। वॉल्यूम 2 के अंदर 2 पिछले अटैम्प्ट, 1-2-3 टॉपिक्स की रह गई थी पिछली भी, तो वो इकट्ठी डल गई। उसके बाद कोई छोटी मोटी एग्जांपल्स, कोई छोटी मोटी इंप्रूवमेंट चीज़ें जो हैं वो बहरहाल इंप्रूव हो ही रही होती हैं उसके अंदर। तो अगर बुक नहीं है तो फिर बुक नहीं लीजिएगा, और अगर अवेलेबल है, आप पहले से आपके अपने पास है, तो कोई मसला नहीं, फिर साथ किसी ऐसे बच्चे के बैठिएगा जिसके पास नई बुक हो, ताकि अगर कोई चीज़ चेंज हो तो आपको पता लग जाएगा, वो सफ़ा तो कॉपी करा ले, ठीक है। तो बुक वॉल्यूम 1 आप फ़ोटो कॉपियर से ये ले लीजिएगा आज, ठीक है। आज मैंने हैंड आउट दे दिया है, कल भी होपफुली कुछ इसमें से चल जाएगा, लेकिन शायद कुछ थेरी के लिए उधर जाना पड़े, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब तक नहीं लेंगे मैं हैंड आउट्स तो देता रहूँगा। मुझे तो जब बच्चों ने हाथ खड़ा करना है जी किताब नहीं है तो मैं हैंड आउट दे दूँगा, मुझे उससे मसला नहीं है। मसला आपको होना है कि वो हैंड आउट जो है वो फिर आगे पीछे हो जाने हैं, और किताब आपके पास है तो जो आपने उस दिन आज उसके ऊपर बताई हुई बात लिख लेनी है वो आपको याद रह जानी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा एज सून एज़ पॉसिबल आप ले लें किताब। और कोई बात रह गई हो, हैं कुछ सवाल है आप लोगों का तो जी स्टूडेंट? वो ये नहीं करते ना सारा सेशन। आप उनसे ये पूछना कि क्या आपको वो 20 नंबर आते नहीं थे? ये मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो मतलब आप FAR2 की क्लास तकरीबन 150 बच्चा बैठा हुआ था, उनमें से किसी से पूछ लेना। जो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने बच्चों को फीडबैक करने बच्चों से पता लेता है, शहर के बच्चे तो नहीं ले जाता, ठीक है ना। तो उनसे जब भी पूछा तो उन्होंने यही कहा, या तो हम छोड़ के गए और कुछ उसमें से आ गया तो मसला हुआ, या सर टाइम मैनेज नहीं हुआ।
देखो जब आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाना है, जब आपको पढ़ाया सब कुछ जाना है, तो फिर आपकी तरफ से किसी एक टॉपिक की प्रैक्टिस में कमी है। ड्यूरिंग स्टडीज़ को छुट्टी की किसी टॉपिक में और उस टॉपिक की कमज़ोरी रह गई, वो प्रैक्टिस ना हो पाई, या पर्चे में जाने से पहले उसको आपने आखिरी महीने में रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है, तो या तो ये वजह हो सकती है, ठीक है, या फिर टाइम इशू हो सकता है। वरना जब सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर सवाल आप 60-70% सही कर सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक होता ही नहीं है जिसमें से आपको कोई सवाल आधे से ज़्यादा सही ना हो। आपने जब तैयारी सारी की होती है तो हर टॉपिक का सवाल आधे से ज़्यादा सही हो सकता है, और 100% सही करने का कहता कौन है? तो आप ये ना कहें कि 20 नंबर का पर्चा हमें आता ही नहीं होता। 20 नंबर का जो सवाल मिसाल के तौर पे एक आपने छोड़ा है, या तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे छोड़ेंगे, या फिर आपका वो टॉपिक तैयार नहीं है। अगर तैयार है तो आप उसको शुरू ज़रूर करेंगे। हाँ, अब वो सवाल पूरा सही होता है या नहीं होता, ये तो ज़रूरी है भी नहीं। आप हर सवाल आधे से ज़्यादा सही कर लें तो अल्टीमेटली आप पास हो जाएंगे। और ICAP अपनी मीटिंग के अंदर, हर मीटिंग के अंदर हमसे भी यही कहता है कि बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर हम हर सवाल आधा सही कर लें तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपने पूरी तैयारी करनी है जी। और कोई सवाल? और कोई सवाल तो नहीं करना भी ना। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलें जी, टेक्निकल डेफिनेशन में फिर आपको कभी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अभी सादा बात रखते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। आपकी किताब के अंदर, अब पिछली दफ़ा ये लेक्चर नोट्स एंड पे होते थे, अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के नाम से यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। आपकी किताब के अंदर ये पेज नंबर, उम्मीद है मुझे आज के दिन में मिल जाएगा, स्टार्ट हो रहे हैं जी। बंद कराना है एसी, थोड़ा स्लो करा दें जी एसी, बच्चों को ठंड लग रही है जी। बच्चों, ये पेज नंबर 141 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। इनमें से मैंने आपको जो आपको हैंड आउट दिया है उसमें ये पहले 5 सवाल हैं, यानी मैंने पेज नंबर नहीं लिखा, बस आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पर्चे में नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चंस से ही मिलकर पर्चे वाला जो है वो क्वेश्चन बना होता है। यानी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर बड़ा सवाल बनता है, और कोई आसमान से नहीं उतर आता, ज़मीन से नहीं उग आता सवाल, ठीक है। तो हम ये बेसिक, और ये तकरीबन काफ़ी टॉपिक्स के अंदर हमारी तरतीब यही होगी कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन छोटे छोटे करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ये वही टॉपिक है जिसके अंदर आपको पास पेपर पे जाने के लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। वरना नॉर्मली तो मैं पास पेपर से ही सवाल, कुछ पहले सवाल करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक समझते हैं उसी में ही सवाल करते हुए। तो बहरहाल यहाँ पे आपको बेसिक का नॉलेज जो है आपका वो रिवाइज़ कराना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही जाके फिर पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसका अपना सवाल तो 18-20 नंबर का आ ही रहा होता है, लेकिन सारे पर्चे के अंदर इसकी एडजस्टमेंट्स को अगर मार्क्स एलोकेट करें तो ये 30-35 तक पहुंच जाता है। तो ये कोई कम नंबर्स नहीं है, इसका आना आपको पासिंग के करीब लेके जा सकता है और इसका ना आना फेलियर की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आई थिंक 6, 7, 8, 9 इसलिए नहीं दिए थे कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो कल करवाऊंगा, या कल भी शायद ना करवाऊँ। कल रिड्यूसिंग बैलेंस, कल स्ट्रेट लाइन के डिस्पोजल की तरफ ले जाऊँ अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हुई तो, और फिर जब डिस्पोजल भी हो जाएगा फिर रिड्यूसिंग बैलेंस करके फिर उसका डिस्पोजल, फिर चेंज की ट्रांजेक्शन, फिर चेंज इन एस्टीमेट। ये बेसिक चीज़ें करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीक में रीवैल्यूएशन स्टार्ट करूँगा। रीवैल्यूएशन आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, डिस्पोजल भी खैर नहीं पढ़ रखा। फिर रीवैल्यूएशन के ऊपर हम कम से कम 1 हफ़्ता लगाएंगे और टिका के उसको कर लेंगे। फिर हम PPE का नोट बनाना सीखेंगे, और ये कोई तकरीबन कोई 13-14 लेक्चर में जाके हम PPE का नोट बनाएंगे, और फिर हम उस लेवल पे आ चुके होंगे कि पास पेपर के सवालों को हम करना शुरू कर देंगे, ऑपरेट करेंगे जो पास पेपर में सवाल आता है इस टॉपिक से। जाहिर सी बात है सारे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ सवाल आपको पता है, मैंने बताया मिक्सचर होते हैं, तो वो अगला टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो फिर इनको भी करते चले जाएंगे, ठीक है। तो फास्टन कर लें सीट बेल्ट्स। और कौन सा सवाल है जी? 5 के बाद कौन सा है? 13।
ये देखो जी, ये यहाँ तक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन अब आप किताब में ही मिलेंगे, ठीक है। ये 13 आ गया, ये शायद आज हो गया तो आज करवा दूंगा, और फिर कुछ करवा दूंगा, कुछ होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ये 2 सफ़ों के ऊपर छोटे छोटे सवाल हैं, पता नहीं ये कब तक हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम कल तक ही का काम निकाल सकेंगे, तो आप कोशिश करके बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, बात शुरू करते हैं। आज हम थोड़ी बुनियादी बातें करते हैं जी पहले, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ने के लिए तो पूरा सेशन पढ़ा है इंशाल्लाह, ठीक है। वो में जब आपको थोड़ा टॉपिक रवा हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो एक एक दो सफ़े दे दूंगा, उनको डिस्कस करते रहेंगे इस दफ़ा साथ साथ ही, ठीक है। तो एसिड क्या है जी, कोई बता सकता है? एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है ड्यू टू आ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। ज़्यादा मुश्किल लगे तो इससे भी आसान कोई अपनी मादरी ज़बान में, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बरोही, किसी में भी आप अपने एसिड को याद रख लो, मुझे उससे कोई जो है वो सरोकार नहीं है। एसिड की डेफिनेशन उसने नहीं पूछनी, पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो आ रिसोर्स कंट्रोल्ड अच्छा जी बच्चों, आ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, आ रिसोर्स कंट्रोल्ड, शायद आपने यूँ पढ़ा हो रिसोर्स ओन्ड बाय, ओन्ड से ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है कंट्रोल्ड, बात तो वही है, ठीक है। पास्ट इवेंट शायद आपने वो सादा डेफिनेशन में बचपन वाली में ना पढ़ो, पास्ट इवेंट की वजह से ही आपके कंट्रोल में कोई चीज़ आती है ना। जैसे ये पेन मेरे कंट्रोल में है, मतलब मेरी मलकियत में है, इसका पास्ट इवेंट क्या होगा? मैं और कि तो कुछ डाका मार के ले आया, खरीदा ही होगा। तो पास्ट इवेंट क्या है? परचेज। नॉर्मली होता भी परचेज ही है, ठीक है। तो आ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जिस एंटिटी की बात कर रहे हैं उसके कंट्रोल में है, ड्यू टू आ पास्ट इवेंट, ठीक है जी। आ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़, एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट which is expected to give, ये ज़्यादा और बेहतर, थोड़ा सा बड़े भी तो हो ना साथ साथ, बात वही है लेकिन थोड़ा टेक्निकल। अब देखो ना, ये एक्सपेक्टेशन की बात मैंने कर दी। अब यहाँ से मैं आपको आज या कल किसी भी वक्त में मैं आपको एक्सपेक्टेशन के अंदर चेंज के बारे में बताऊँगा, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हमने कोई 2-4 दिन में करनी होगी, चेंज इन एस्टीमेट जिसको कहते हैं। तो थोड़े साथ साथ बड़े भी होते रहेंगे, लेकिन ऐसे बस ताकि इंट्रो में से ही चलते चलते एकदम से हम अगली सीढ़ी पे खड़े हुआ करेंगे, इस तरह से कोशिश करते जाएंगे, ठीक है। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एक ज़्यादा मुश्किल कर दिया, मैं तो लिखने लगा था विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, ये ज़्यादा ईजी नहीं है है, बेनिफिट इन फ्यूचर, इकोनॉमिक बेनिफिट ही है बस, ठीक है। अच्छा, ये बेनिफिट जो है ना, अब ये 2 तरह का हो सकता है, आपको पता है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको पता है, ठीक है ना। बेनिफिट कैसे है? मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट लिया, अब वो आपके फ्यूचर में, यार ज़्यादा ही स्लो कर दिए अभी, पड़की लग जानी है। अच्छा जी भाई, ये एजाज भाई, ये ना कितने पे थे पहले? मेरे ख्याल में इनको 23 पे कर दें, 23 पे कर दें। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? रटा भूल गया याद कर। हाँ बेनिफिट्स, मैंने कहा भाई एक एसेट है, वो आपको 2 तरह के फ़ायदे दे सकता है, या तो वो आपके रेवेन्यू को यानी सेल को बढ़ा देगा, या तो आप बता दो, गलत बता दो, क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे। हाँ हाँ, एक्सपेंस को बढ़ाना ये बेनिफिट है, कम, अच्छा कॉस्ट कम करेगा, एक्सपेंस कम करेगा, यानी आपके रेवेन्यू का बढ़ना भी फ़ायदा है और आपकी कॉस्ट का कम होना भी। जैसे भाई बात कर रहे, कॉस्ट की सेविंग कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे पहले मैं ये एक मार्कर बनाने के लिए एक बंदे को
500 रुपये की मजदूरी दे रहा था, मैंने एक मशीन लगा ली, अब वो मशीन जो है इसी तरह का एक पेन जो है वो 200 रुपये के अंदर बना देती है, तो 300 रुपये की सेविंग आई। बोलो, पेन तो वही बन रहा है, तो शायद सेल तो वही हो रही है, लेकिन कॉस्ट की सेविंग भी क्या है, एक बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट दो तरह से हो सकता है, कभी काम आ जाएगा, आज तो नहीं है ज़रूरत इसकी इतनी, बस एसिड क्या होता है ये पता होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। बेनिफिट दो तरह का होता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू या इनकम, इंक्रीज इन इनकम लिख देता हूँ ज़रा, इनकम या रिडक्शन इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन या रिडक्शन इन। आपका रिसोर्स, आपकी इनकम, जो आपने रिसोर्स लिया है, कंट्रोल किया है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। बेनिफिट रेवेन्यू बढ़ा के दे दे, इनकम बढ़ा के दे दे, या कॉस्ट सेव करके दे दे। ठीक है, कॉस्ट सेव करके दे दे। रिडक्शन इन कॉस्ट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़। चलो क्या लिखना पसंद करोगे आप बताओ, रोज़े से पढ़ने आए, बोलो कॉस्ट लिखोगे एक्सपेंस लिखोगे? कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फ्यूचर है जी, फ्यूचर, ये फ्यूचर जो है ये मोर देन 1 ईयर होता है, तभी तो इसको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो बेनिफिट इन्होंने देना होता है फ्यूचर के अंदर, ये मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहे हैं। अगर कोई एसेट जो है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर फ़ायदा दे तो हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहते, वो एक करंट एसेट होता है। ठीक है, तो विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये फ्यूचर जो है मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, चलो अगर आप एसिड की ही बात कर लो तो इधर से ही 2 निकाल लेते हैं। वैसे तो ये आपने बचपन में अब पढ़ी हुई बात है, ये तो अब टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी आपकी। अब मैं क्या करूँ, आपका टाइम कीमती भी बड़ा है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट फ्यूचर में आना है, अगर ये बेनिफिट जो है विद इन 1 ईयर, ये लेस देन और इक्वल टू भी 1 ईयर में, आप ये ना कहना सर बराबर 1 साल हो, तो बराबर 1 साल तो करंट, बस ठीक है। ओके, तो बेनिफिट जो है वो अप टू 1 ईयर हो, तो उसको आपने पीपीई नहीं कहना, बल्कि ये क्या है आपका, ये करंट एसेट होता है। नॉर्मली डेटर्स, इन्वेंट्री वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, और अगर बेनिफिट की जो लाइफ है, ठीक है, ये बेनिफिट जो है ये अगले कई साल पे फैला हुआ है, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसको आप नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो ये जो IAS 16 है ये इन्हीं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ डील करता है, जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हमें फ़ायदा दे। समझ में आती है बात? ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने एक दुकान बनाई छोटी सी, ठीक है, और उस दुकान में मैं वो आपका तफसील वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा, ठीक है ना, हमने छोटी सी दुकान बनाई है। उस दुकान के अंदर हमने मिसाल के तौर पे ये मार्कर बेचने वाली दुकान हमने बनाई, ठीक है। अब स्टॉक छोड़ो फ़िलहाल, ठीक है ना, बस सादा बात, हमने मार्कर ख़रीदे और मिसाल के तौर पे मार्कर ख़रीदे हमने 150 रुपये के, और उनको हमने 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है। दुकान तो हमारी किराए की थी, लेकिन वहाँ पे हमने एक AC भी लगाया ताकि ग्राहक आए तो उनको ठंडी ठंडी हवा लगे और उस सुकून से यहाँ बैठे मार्कर पसंद करें, पसंद करके ले जाएं, ठीक है। अब वो जो AC था हमारा, वो AC 500 रुपये का हमने ख़रीदा था, तो ये भी हमने इधर से लेस कर दिया, ठीक है। और आंसर क्या आता है?
आंसर बताओ तो सही। हाँ 450 माइनस, चलो दुकान बंद करो, चले चलो, लॉस आ गया जी, दुकान खोली और लॉस आ गया, ठीक है ना। यही करते थे ना इंट्रो में आप लोग, यही करते थे इंट्रो में। यानी आपने अगर कोई अच्छा चलो थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं। आपने ये एक्सपेंस जो किया ना, ये तो आपने किया ना जी, परचेज किया, ठीक है, चलो मैं परचेज करता हूँ और ये सारे के सारा बिक गया, इसलिए सारा एक्सपेंस भी बन गया, ठीक है। आपने बिजली का बिल भी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आपने पे किया 50 रुपये। हाँ जी, अब बताओ, थोड़ा डिफरेंट कर दें, 500 होते 580 करना एक ही हो गया, ठीक है। 25 रुपये जी, 475 का लॉस आ गया। चलो जी दुकान बंद करें। आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दी, इनकम स्टेटमेंट। दुकानदार ने कहा भाईजान तुम तो सीए कर रहे हो, तुमने सही बनाई होगी, मुझे तो लॉस आ गया, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये 2023 के अंदर ये था, ठीक है। अच्छा, अब दुकान 2024 में भी है। 2024 में हमने इस दफ़ा ज़्यादा मार्कर ख़रीदे, ठीक है जी, 225 रुपये के मार्कर ख़रीदे और उनको हमने 375 रुपये का बेच भी दिया। लेकिन दोबारा एसी ख़रीदने नहीं गए और इस बार बिजली भी ज़रा महंगी हो गई थी, 35 रुपये बिल भी आया। बताओ जी, बेटा छोड़ो ना, अभी कहाँ एसी गया, एसी सारा एक्सपेंस आउट कर दिया है। 1-1। अब क्या ये दोनों साल जस्टिफाई कर रहे हैं? दोनों साल जस्टिफाइड हैं? कोई मसला है? मसला ही तो निकालना है, फिर अब सही वाला काम भी करते हैं ना, ठीक है जी। बेटा क्या ये जस्टिफाइड है ट्रीटमेंट जो हमने किया? ये एसी मिसाल के तौर पे हमने अगले 5 साल इस्तेमाल करना था। कितने साल? 5 साल तक इस दुकान में एसी लगा रहना है और 5 साल तक यहाँ पर ग्राहक आके मार्कर ख़रीदते रहेंगे। यानी ये रिसोर्स हमें अगले 5 साल फ़ायदा दे रहा है। तो अगर इससे आने वाला फ़ायदा अगले 5 साल पे फैला हुआ है, तो क्या इसकी सारी कॉस्ट को यहाँ पे एक्सपेंस आउट करना सही है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। किसकी? हाँ, मुझे पता है आपका दिल उसी लफ्ज़ पे जा रहा है जो मैं अभी लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक बात समझा रहा हूँ कि मसला कहाँ से शुरू हुआ है। आप ये दोनों एक्सपेंस हैं, ये भी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एसी कॉस्ट, कॉस्ट ही है ना। दोनों में फ़र्क क्या है? बिजली की कॉस्ट में क्या फ़र्क है एसी से? इन दोनों में क्या फ़र्क है? 2023 के अंदर ये बिजली का खर्चा हुआ, ये एसी खरीदा, दोनों में क्या फ़र्क है? बिजली करंट एसेट है, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। हालात देख लो अपनी इंट्रो के। एक्सपेंस बेटा यूज़ अप कर लिया है हमने एक रिसोर्स, बिजली इस्तेमाल हो चुकी, तो ये तो एक्सपेंस बनता था। लेकिन क्या ये एसी आते साथ ही सारा फ़ायदा कड़म करके इसने दे दिया? ये तो दुकान में अगले 5 साल लगा रहेगा और इस दुकान में ग्राहक आते रहेंगे और ये चीज़ें खरीदते रहेंगे। तो इस एसी ने हमें अगले 5 साल तक फ़ायदा देना था, तो ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इसको एक्सपेंस कहते हैं। और ये जो कॉस्ट है ये इससे फ़ायदा ले चुके आप, लेकिन इससे आपने अभी फ़ायदा लेना है। तो अगर सारी की सारी कॉस्ट आपने आज एक्सपेंस आउट कर दी, तो ये वाला प्रॉफिट बेचारा रो रहा होगा और अगले वाला जो है वो छलांगे लगा रहा होगा। हालांकि इस कॉस्ट का फ़ायदा सिर्फ इस सेल को नहीं मिला, इस कॉस्ट से फ़ायदा इधर 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 अगले 5 साल तक आना है। तो मसला क्या आया? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। ये क्या है? तो फिर हमने कहा ऐसी कॉस्ट, ऐसा खर्चा जिससे हमें अगले कई साल तक फ़ायदा मिलना हो, उसको आपने एक्सपेंस आउट नहीं करना होता, ठीक है जी। बल्कि उसको आपने क्या करना है? कैपिटलाइज करके एसेट बना लेना है और जितने साल उसने फ़ायदा देना है उतने साल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसकी कॉस्ट को। यानी जिसको आपने डेप्रीसिएशन का नाम दिया था ना, वो डेप्रीसिएशन क्या थी? वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड थी ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड। एलोकेशन कॉस्ट की करो उसकी लाइफ के ऊपर, यानी जितने साल उससे फ़ायदा आना है
उतने साल जो है वो कॉस्ट उसकी बांट दो। जैसे मैंने कहा कि 5 साल तक इस एसी से फायदा आना है, तो 2025, 2026, 2027, मैं कहता हूं जी स्ट्रेट लाइन हर साल। अच्छा, 500 रुपए का खर्चा किया था, इस खर्चे ने कंट्रीब्यूट करना है अगले 5 साल की सेल्स में, तो इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 100 रुपए हर साल की बननी चाहिए। और वो एसी कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, उसको क्या कहते होते हैं, डेप्रीसिएशन। अकोमुलेटेड इधर नहीं आती, हाँ जी, ये एक्सपेंस आता है इधर। ठहर जाओ, मैं ज़रा यार थोड़ी सी जगह बना लूँ, है, ताकि ज़रा वो नज़र आ जाए आपको। ऊपर वाला मैं मिटा ना दूँ। 25, 35, अच्छा जी, ये नाम है इस सिस्टमैटिक एलोकेशन का, कोई भी रख देते आप, अकाउंटेंट ने इसका नाम रख दिया डेप्रिसिएशन। शुरू में साथज़ा कराम आपको इंट्रो के अंदर यूं भी समझाते होंगे प्यार से कि बेटा ये वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर कमी है। ये क्या है जी, ये 475 था ना, एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू इस्तेमाल। बिल्कुल सही है, उस वक्त के लिए ये सही था, लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब आप टेक्निकल बात को समझें। डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, एसेट इस्तेमाल होने की वजह से वैल्यू लूज़ कर रहा है, यही है डेप्रिसिएशन। लेकिन असल बात क्या है, असल कहानी ये है कि आपने आज एक कॉस्ट इनकर की है जिससे आपने फ़ायदा उठा नहीं लिया, लाइक बिजली, बल्कि जिससे आपने फ़ायदा उठाना है अगले 5 साल। अगले 5 साल रेवेन्यूज़ के अंदर ये एसी भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर अगले 5 साल के रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट इसकी कॉस्ट भी आनी चाहिए। यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट था। तो अगर सारा 500 यहाँ डाल देंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से आपके ये प्रॉफिट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले साल का लॉस आ रहा है और अगले सालों में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, जो कि सही पिक्चर नहीं है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने 100 करके 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये आंदे जाओ थे, ठंडे ठार दिल बहार। अच्छा जी, पार्ट टाइम ये करता हूँ मैं, ठीक है जी। बेटा ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। Where is the reds? This is not allowed, okay? ठीक है। बाकी सारे खर्चे उसी हिसाब से आएंगे और उसी हिसाब से प्रॉफिट्स आते चले जाएंगे। तो ये जो हमने 500 की कॉस्ट को 5 साल के ऊपर तकसीम किया है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब टेक्निकली अगर इसको बोलें, बचपन में आपने क्या सीखा हुआ है, बचपन में आपने सीखा हुआ है डेप्रिसिएशन क्या है, it is reduction in value of asset due to use with the passage of time। ठीक है, उस वक्त तक ये ठीक था, लेकिन आज आप टेक्निकली इस बात को समझ गए हैं तो बोल भी सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिर्फ एलोकेशन भी नहीं है, एलोकेशन का मतलब ये था कि 500 में से यार 100 इधर कर दो, 300 इधर रख लो और फिर 25-25 इधर कर लो और फिर 50 इधर कर लो, ऐसे थोड़ा ही है, कोई एक तरतीब होगी ना, ठीक है। तो एलोकेशन हो सिस्टमैटिकली। कुछ मेथड्स हैं जो आज स्टार्ट करेंगे, उसमें से एक, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हमने रिवाइज की। डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, तो आमिर भाई पार्ट 2 पे शुरू करते हैं, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या बनी जी, इट इज़ कौन लिखे आप, आपने लिखना होगा, यहीं से लिखें, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहाँ नया कट्टा खुल जाना है, कट्टा समझते हैं, सन ऑफ बफलो। यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में क्या फ़र्क है, तो वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में एक वो क्या कहते हैं, किसे कौन सा वक्फा लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक, पार्ट 2 के अंदर बताता हूँ।